अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि चुनौतियों से जूझ रही वैश्विक अर्थव्यवस्था, पश्चिम एशिया में तनाव, महंगी ऊर्जा और अनिश्चित वैश्विक माहौल के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भारत के लिए एक बड़ी सकारात्मक खबर लेकर आई है। रिपोर्ट में भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बनाए रखा गया है। इतना ही नहीं, IMF ने आने वाले वर्षों के लिए भारत की विकास दर को लेकर भी भरोसा जताया है। आखिर वैश्विक चुनौतियों के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत क्यों है, किन क्षेत्रों के दम पर ये रफ्तार बनी हुई है और आने वाले वर्षों में भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, इन्हीं सवालों पर आज होगी विस्तार से चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम में आइए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं कि क्या कहती है ये रिपोर्ट और क्या है भारत के लिए इस रिपोर्ट के मायने। तो ये रिपोर्ट जो है कह रही है कि वित्त वर्ष 2026-27 में 6.4% ग्रोथ का अनुमान इसमें जताया गया है और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से वैश्विक उथल पुथल चल रही है उसके बाद वित्त वर्ष 2027-28 की देखते हैं तो इसे और बढ़ा दिया गया है। ये ग्रोथ का अनुमान 6.7% जो है वो बढ़ गया है। तो ये भी दिखाता है भारत पर विश्वास, साथ ही लगातार मजबूत विकास की उम्मीद है, क्योंकि ग्रोथ के ये आंकड़े हैं ये दिखाते हैं कि किस तरह से जो विकास की उम्मीद है वो बढ़ती जा रही है और अर्थव्यवस्था में इनसे तेजी बरकरार रहेगी। और ये भी समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि ये आंकड़े क्यों अहम हैं और क्यों ये आंकड़े बताए गए हैं, क्या अर्थव्यवस्था में प्रमुख कारण हैं। तो इसमें अर्थव्यवस्था में तेजी जो है वो लगातार बरकरार है। चीन समेत कई देशों से आगे भारत जो है वो निकल चुका है। इसी तेजी का ये नतीजा है और ये जो तेजी है अपने आप में बहुत कुछ कहती है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ये तेजी है। इसके क्या कुछ प्रमुख कारण हैं ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था जो है अब भारत बन चुका है। तो ये अपने आप में वैश्विक विश्वास का एक बहुत बड़ा आधार बताता है। और इसकी वजह क्या है? घरेलू मांग से इसे मजबूती मिली है। घरेलू मांग क्यों मजबूत होती है? जब देश के लोग अधिक खरीदारी करते हैं, घर, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य वस्तुओं पर खर्च बढ़ता है तो उद्योगों का उत्पादन भी बढ़ता है और इससे कंपनियों का कारोबार बढ़ता है, नए रोजगार पैदा होते हैं और अर्थव्यवस्था को लगातार वृद्धि मिलती है। इसके साथ ही निजी खपत में लगातार बढ़ोतरी हुई है, ये भी इसका प्रमुख कारण है। निजी खपत में और इसके साथ ही सेवा क्षेत्र का भी शानदार प्रदर्शन रहा है। सेवा क्षेत्र का शानदार प्रदर्शन इसके प्रमुख कारणों में शामिल है। निवेश और कारोबार को इससे बड़ी गति मिली है। तो ये अपने आप में कारक हैं जिनकी वजह से ये आंकड़े आए हैं। आर्थिक आधार को इन आंकड़ों से एक बड़ी मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है ग्रोथ के आंकड़े। पश्चिम एशिया तनाव का जो असर है वो भारत पर सीमित रहा है, भारत पर इनकी वजह से नहीं हुआ है। तो ये दीर्घकालिक विकास की एक संरचना को भी दिखाता है, किस तरह का जो रोड मैप है वो भारत फॉलो कर रहा है और उसकी वजह से ये एक बड़ी सफलता मिल रही है। दुनिया में जिस तरह से युद्ध और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आया है, व्यापारिक तनाव आया है, उसके बीच ये आंकड़े बेहद महत्व रखते हैं। ऊंची ऊर्जा की कीमतों की चुनौती भी थी, ये चुनौतियां हम बता रहे हैं किन चुनौतियों के बीच में ये आंकड़े आए हैं। वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद ये मजबूती बनी हुई है, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे किस तरह से घरेलू अर्थव्यवस्था ने एक बड़ा सहारा दिया है और जिनकी वजह से IMF ने ये आंकड़े जारी किए हैं और वैश्विक पटल पर जो भारत का एक विश्वास है, जो अर्थव्यवस्था में मजबूती है, वो लगातार बनी हुई है और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। क्यों ये महत्वपूर्ण है, इसी पर आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। लेकिन ये भी आपको बता दें कि अगर वैश्विक हालात सुधरते हैं तो विकास में और ज़्यादा तेजी आएगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था के लिए ये बेहद बड़ी खबर है, बेहद सुखद खबर है। और अब आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने अपनी जुलाई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भरोसा जताया गया है। IMF के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.4% की दर से बढ़ सकती है।
ये अनुमान भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बनाए रखता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस विकास दर के साथ भारत चीन समेत कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से आगे रहेगा। हालांकि IMF ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव, ऊंची ऊर्जा कीमतों और वैश्विक अनिश्चितताओं को भी चुनौती बताया है। लेकिन IMF ने भारत की आर्थिक मजबूती का श्रेय मजबूत घरेलू मांग, निजी खपत और सेवा क्षेत्र को दिया है। IMF का आकलन साफ है कि आने वाले वर्षों में भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहेगा। यानी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की आर्थिक रफ्तार मजबूत बनी रहने की उम्मीद है। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चरण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं और CEO हैं ईग्रो के, और राकेश खार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर चरण सिंह, किस तरह से इन आंकड़ों को देखते हैं और इसके जो प्रमुख कारक हैं उनके पीछे सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है? Knowledge with action converts adversity into prosperity. Today, this country rely on. तो मुझे जो लग रहा है कि ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी रिपोर्ट है, क्योंकि इस IMF रिपोर्ट, मैं वहाँ काम कर चुका हूँ, मैं आपको कह सकता हूँ कि जो IMF रिपोर्ट्स होती हैं बहुत साइंटिफिकली डिज़ाइंड होती हैं और बहुत कंसल्टेशन के बाद ये उनके बहुत अच्छे मॉडल्स हैं जिसके ऊपर ये ग्रोथ प्रोजेक्शंस करते हैं। तो जब ये कह रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ एकदम रोबस्ट है और हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, वो उसका बहुत अहमियत है और बहुत मतलब रखती है। एक सबसे बड़ी बात जो आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में उन्होंने भी उसको फ्लैग किया, अनसर्टेनिटी है। ऑयल प्राइसेस ठीक है, थोड़ा सा मिडल ईस्ट में शांति आई है, पर वो कितनी शांति और क्या उसमें दोबारा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो उनको अभी भी एक किस्म की अनसर्टेनिटी है। उस अनसर्टेनिटी के बावजूद जहाँ पर दुनिया भर की ग्रोथ रेट सिर्फ 3% पे चल रही है, हमारे देश की ग्रोथ प्रतिशत 6.5 के करीब चल रही है। तो बहुत ही रोबस्ट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन द इंडियन इकॉनमी है। AI के कारण कुछ हद तक ये सारी चोट जो दुनिया में हुई है थोड़ी कम हुई है। ऑयल प्राइसेस जो शुरू में डर था बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स को टैप किया गया है। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, आप जानते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च के डेटा आया था और वो डेटा बहुत रोबस्ट आया था, जो एक्सपेक्टेशन से था उससे कहीं ज़्यादा था। तो मेरे जैसे कुछ अर्थशास्त्री ये सोच रहे हैं, बेशक ये IMF ने अपना एस्टिमेट 6.5% पे रखा हुआ है, रिजर्व बैंक ने भी अपना प्रतिशत 6.5% पे रखा था, पर IMF इस बात को मान रहा है कि प्राइवेट कंजम्पशन और सर्विसेज जैसे बैंकिंग है हमारे देश में, प्राइवेट कंजम्पशन और सर्विसेज काफ़ी अच्छा कर रही हैं, जिस कारण ग्रोथ हम सस्टेन कर रहे हैं। मेरा अपना निजी अनुमान है कि इस एस्टिमेट से हमारी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगी। बिल्कुल। राकेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो IMF की ये रिपोर्ट है अपने आप में, जिस तरह से डॉक्टर चरण सिंह ने बताया कि ये साइंटिफिक रिपोर्ट है और ये आंकड़े जो हैं बहुत विश्वसनीय होते हैं, तो ये भारत की आर्थिक विश्वसनीयता और वैश्विक छवि को किस तरह से मजबूत कर रही है? रवा जी, देखिए, IMF और वर्ल्ड बैंक लगातार के बारे में extend my warm greetings and congratulations to every सबसे बड़ी बात graduating student. इस साल का जो आंकड़ा है, जो इनके It प्रेडिक्शंस marks the beginning of a new chapter of your life, कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। a new जब journey. दुनिया लगातार दबाव में, I am sure सारी अर्थव्यवस्थाएं दबाव में है, वहां पे with your talent and knowledge, लगातार अपनी तेजी को will help India to be a global leader in science and technology जिम्मेदारी का काम है और बहुत बड़ा and contribute to the लगातार हम उस पे अगर खरे उतर रहे vision हैं of और ये our IMF Prime का Minister कहना है, माननीय तो बहुत ही नरेंद्र हर्षोल्लास मोदी की बात है। विकसित भारत। इसमें 2-3 बातें, एक तो कैलेंडर की, इन्होंने कैलेंडर ईयर के लिए 7%। बिल्कुल, ये चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ।
पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। मैडम, ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है? क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए। होगा कैसे? बैठिए, समझाती हूँ। अगर आपके पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट यानी बीसी के पास जाएं। या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें। और अगर कोई बदलाव है तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। अपना खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। बस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आईएमएफ की रिपोर्ट की, जिसमें भारत को सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताया गया है और उसके जो आंकड़े हैं ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या है इनके मायने? दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चरण सिंह, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम इस रिपोर्ट को देखते हैं, एक तकनीकी पहलू आपसे समझना चाहते हैं। 6.5 से घटाकर 6.4 करना, लेकिन अगर 2027 का अनुमान देखते हैं वो इसमें बढ़ा हुआ पाया गया है। तो किस तरह से इसे एक भरोसे का संकेत माना जाना चाहिए और क्या कुछ इसकी वजह है, क्या कुछ इसके पीछे प्रमुख कारण है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिडिल ईस्ट की अनसर्टेनिटी है, जो वॉर है, उससे जो एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई, उसमें दो राय नहीं है। और उसके अलावा अगर आप दुनिया का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर ने अपनी बैलेंस शीट, अपने प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन की है। बाकी देशों ने भी अपनी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कुछ हद तक यूज़ की है। ग्रोथ काफ़ी स्टेबल चल रही है, रिजिलियंस है। पर जो अनसर्टेनिटी अनफोल्ड हो रही, उस कारण सबको मन में थोड़ा टेंशन है कि ग्रोथ कैसे प्ले आउट करेगी। तो जब अब हम लोग ने ऑयल प्राइस पर बैरल, जब ओरिजिनली पूरी रिपोर्ट बनी थी, आप जानते हैं कि करीब 60 और $72 पर बैरल का रेट उस टाइम पे चल रहा था, पर अभी 80 के करीब, और जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 89 के करीब पूरे वर्ष होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं है। पर क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इसलिए ग्रोथ के जो आंकड़े हैं उसमें आपने जैसे कहा 0.1% की कमी हुई। जहाँ तक देश की फंडामेंटल्स का सवाल है, देश की नीतियों का सवाल है, वो स्ट्रांग है। इसलिए उन्होंने इस बार हल्की सी कटौती की 0.1% की और अगले वर्ष 0.2% को उसके बढ़ा दिए। अब एक चीज़ जो समझने वाली है, या दुनिया भर में ग्रोथ एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, एक सिंपल एग्जांपल आप ले लीजिए, उससे आपको आसानी हो जाएगी। अगर आप देखिए चाइना का ग्रोथ रेट देखें, 5% था पिछले साल, 4.6% इस बार कर दिया गया है और अगले साल उसको 4.1% किया। कंपैरेटिव इकोनॉमी अगर इमर्जिंग मार्केट देखेंगे तो आप चाइना के साथ कंपेयर कर सकते हैं।
उसका मतलब फिर यही निकल रहा है। बिल्कुल, आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन सीधे अपने दर्शकों को पश्चिम बंगाल ले चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। রাজনীতিতে জল্পনা না হলে সংবাদ মাধ্যম চলবে কি করে? তোমার সন্ধ্যাবেলা রাজনৈতিক রূপচর্চা কি করে চলবে? রাজ্যসভায় আমরা কি দেখতে পাচ্ছি সুখেন্দু শেখর রায়, আমরা একাধিকবার আপনার মুখে সুখেন্দু বাবুর বাবার কথা, সুখেন্দু বাবুর কথা আমরা একাধিকবার এই পার্টি অফিসে শুনেছি। সুখেন্দু তাকে কি না, সুখেন্দু বাবুর বাবার কথা শুনেছেন, সুখেন্দু বাবুর কথা শুনেননি। শুনেছি আপনার মুখে। হ্যাঁ, আমি বলেছি তার পরিচয়। শিবেন্দু শেখর রায়কে তো কম লোক চেনে, সুখেন্দু শেখর রায়কে ঘটনার চক্রে বা দুর্ঘটনা চক্রে বেশি লোক চেনে, সেই জন্য তার নামটা বলতে হয়েছে। এই আনসাং হিরোরা তো ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছেন। শিবেন্দু শেখর রায়ের জন্য আজকে ফরাক্কা ব্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, মালদাকে এই দেশের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন। তিনি যদি না থাকতেন, আর যারা ওখানের লিগ্যাসিকে এনজয় করছে তারা কংগ্রেসের পতাকা হাতে নিয়ে কোন দিকে ছিলেন সেটাও কিন্তু মানুষটা জানেন। তো এই ইতিহাসগুলো এই সরকারের আমলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসবে। আমাদের ইতিহাসকে তো বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে, অনেক জিনিস ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, একটা পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের যে বিপ্লবীদের ইতিহাস, তাদের যে মর্যাদা কোথায় পেয়েছে, কোথায় রানী শিরোমণি, তার অবদান কি কোনোদিন স্বীকার করেছে? বা আমাদের রানী রাসমণির যে প্রাপ্য মর্যাদা এই সমাজে হওয়া উচিত ছিল, তিনি কি তা পেয়েছেন? তো এর তো প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করতে হবে। যাদের মধ্যে দুজন পশ্চিমবঙ্গে, সুস্মিতা দেব অসমে, এরপরে কি সুস্মিতা দেব পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির কার্যকর্তা হিসেবে কাজ করবেন নাকি সারা ভারতবর্ষের বিজেপির কাজ করবে? কি বিজেপিতে তো ওইরকম হয় না, বেঙ্গল লাইন, কেরল লাইন, আসাম লাইন হয় না, বিজেপির একটাই লাইন। আপনি ইলেকশন পর বলেছিলেন যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীদের জন্য দরজা বন্ধ, তো আজকের এই জয়েনিংটা হোয়াট ইজ দ্য মেসেজ দ্যাট ইউ আর ট্রাইং টু সেন্ড অ্যাক্রস দ্য লাইন? কি বললে? আরে আপনি ইলেকশনের পর বলেছিলেন যে বিজেপি নেতাকর্মীদের, এখনো তো তাই বলছি। তাহলে আজকের জয়েনিংটা হাউ ডু এক্সপ্লেইন দিস? আজকের জয়েনিংটা কিভাবে এক্সপ্লেইন করছেন? এক্সেপশন প্রুভস দ্য ল আছে না, ব্যতিক্রম তো থাকবেই, বিচ্যুতি নয়, ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রমী ঘটনা, ব্যতিক্রমী চরিত্রের সঙ্গে সময়ের সঙ্গে দলও নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। পার্টির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। দাদা, পার্টির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, এই পার্টি কি তাহলে এই অভিযোজনটা, ব্যতিক্রমের ওই অভিযোজনটা বজায় রাখবে? হ্যাঁ, আপনি যে বললেন যে তৃণমূলের 4 ঘন্টার তৃণমূলের জন্য দরজা বন্ধ। যারা মানুষের সম্পত্তি লুট করেছেন তাদের জন্য দরজা বন্ধ। নির্বাচনের আগে আমি বারবার আহ্বান জানিয়েছি কংগ্রেসের ভোটারদের কাছে, বামপন্থী ভোটারদের কাছে, এবং স্পষ্ট করে এটা বলেছিলাম, যারা চাকরি বিক্রি করেননি, চাকরি কেনেননি, সিন্ডিকেটে অংশগ্রহণ করেননি, যারা নিরপরাধ মানুষের ওপরে নিজের আধিপত্যবাদ চাপ। तो राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले 3 टीएमसी सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं और आप वहां पर राज्य बीजेपी की पश्चिम बंगाल से प्रेस वार्ता देख रहे थे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश खारजी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, इन आंकड़ों ने ये साबित कर दिया कि भारत अब केवल तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता का भी एक मजबूत स्तंभ बढ़ता जा रहा है। इससे जो वैश्विक कारोबारी हैं या वैश्विक निवेशक हैं, उनका विश्वास भारत में किस तरह से बढ़ता है? देखिए, ये जो आंकड़े हैं लगातार कॉन्फिडेंस इंस्पायर करते हैं और 2
पैरामीटर्स होते हैं। एक तो इकोनॉमिक डेटा जिसको हम फंडामेंटल्स कहते हैं, और दूसरा है पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। दोनों तरह से भारत अपने आप में एक बहुत ही ग्लोबल टेम्पलेट बन गया है। इतनी बड़ी क्राइसिस आई, जिस तरह से इंडिया ने एनर्जी वल्नरेबिलिटी को एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ एक ट्रैजेक्टरी बनाई, तो उसमें दुनिया ने देखा कि दैट हम कोशिश करते हैं कि एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। दो बड़ी बातें हैं यहाँ पे, जहां हमारी डोमेस्टिक डिमांड, कंजम्पशन स्टोरी, सर्विसेज सेक्टर, और जो केपेक्स भारत सरकार का अपने आप में वो बड़ा ड्राइवर है। तो ये तीन बड़े फैक्टर्स हैं। उसके अलावा पॉलिसी फ्रेमवर्क पर जो बात जरूरी समझने की है, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, वो है प्रेडिक्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट टू रिफॉर्म्स। जो एक दुनिया भर में आप देखेंगे जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है वो बहुत ही वल्नरेबल होता जा रहा है। उस कॉन्टेक्स्ट में भारत की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कंटिन्यूटी है, और जो पॉलिसी रिफॉर्म्स के प्रति एक रुझान है, वो अपने आप में एक नया आत्मविश्वास देता है। लेकिन खतरे के जो बादल अभी टले नहीं है वैश्विक तौर पे, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस दुनिया भर से आ रही है, वो भारत के लिए डोमेस्टिक डिमांड उसको एक इंसुलेट करती है, हेडविंड्स की जगह टेलविंड्स बना देती है। लेकिन एनर्जी क्राइसिस एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है, उसको हमें लगातार नजर रखना चाहिए और बैक एंड पे कोशिश करनी चाहिए कि हम एक स्टोरेज का जो कैपेबिलिटी उसको बढ़ाए और मेजर्स ले, जिससे हमारी इंडिजिनियस कैपेबिलिटी बढ़े। ऑलरेडी हम रिन्यूएबल्स की तरफ एक बहुत बड़ा पुश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी एक कमिटमेंट दिया है और हम उसके रिजल्ट्स भी देख रहे हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दैट आहिस्ता आहिस्ता जो AI की तरफ एक बड़ा रुझान था ग्लोबली, जिसकी वजह से थोड़ा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो उतने एक्साइटेड नहीं थे भारत के प्रति। अब उस AI की स्टोरी में भी थोड़ा तड़का लग गया है और ये ऐसा लग रहा है कि वो जितना प्रॉमिस उसमें उतना नहीं है। और जबकि पैरेलली भारत AI इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, लेकिन AI सर्विसेज में बहुत अग्रणी तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है, जिससे हम उस नए इमर्जिंग टेक्नोलॉजी डोमेन में भी तैयार रहेंगे। लेकिन इंपोर्ट डिपेंडेंस है, वल्नरेबिलिटी है, और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी वो बनी रहेगी। वही IMF रिपोर्ट ने भी कहा है। IMF ने लगातार कहा कि दैट ये जो हमें ये देखना पड़ेगा हमारे इंटरनल पॉलिसी मेकर्स को और हमारे कंज्यूमर्स को भी और हमारी प्राइवेट सेक्टर को भी, कि 7 से हम 6.4 पे आएंगे। उसका असर 27 के फिस्कल में दिखेगा। उसको मिटिगेट करने के लिए हम क्या चैलेंजेस करेंगे? दो बड़े चैलेंजेस है, जॉबलेस ग्रोथ जिसको हम एक चैलेंज है, उसको मिटिगेट करना है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है इकोनॉमी को ग्रो करने में, उसमें कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी रही है। भारत सरकार बहुत ही पोलाइट और सटल तरीके से, प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री ने बार बार ये बात कही है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी का रुझान कॉर्पोरेट सेक्टर का अच्छा है तो इसलिए बहुत ये लाजमी है कि वो भी अपना योगदान, दुनिया भर में जो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन GDP में होता है 70 से 75% है। भारत सरकार की अपनी एक सीमा है लगातार इन्वेस्ट करने की कैपेबिलिटी में, वो जो कर रहे हैं, जिससे भी ग्रोथ कोविड से देखिए आज तक लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन प्लसेस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कमिटमेंट टू रिफॉर्म्स, a very certain commitment to the reform agenda, and also we need to be very very careful कि हमें कंजम्पशन को ग्रोथ को जो बनाए रखना है वो बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर चरण सिंह, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आंकड़े बता रहे हैं, भारत कई देशों से, चीन से भी आगे निकलता हुआ इन आंकड़ों के जरिए दिखाई देता है। तो जिस तरह से खार साहब भी कह रहे थे कि तमाम चीज़ें हैं, ये जो ग्रोथ के कारक हैं जिनमें डोमेस्टिक डिमांड और प्राइवेट कंजम्पशन जो है ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो किस तरह से ये मजबूती के साथ बने रहें, इसके लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्या कुछ सरकार इसमें कर रही है? 3-4 चीजें हैं। एक तो सरकार ने शुरुआत में ही, जिसको हम लोग इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं, कि सरकार ने खुद पहल की ताकि प्राइवेट सेक्टर आ गया है। तो कैपिटल फॉर्मेशन कोविड के दौरान ही सरकार ने बढ़ाना शुरू कर दिया था, वो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। उसके बाद आप देखें बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट सर्विसेज, जो मेन सर्विसेज हैं, वो सारी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। तो कंट्री का सर्विसेज सेक्टर ऑब्वियसली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोगों को एक्सपोर्ट सेक्टर में थोड़ा जोर लगाना है। तो PLI स्कीम्स तो चल ही रही हैं, इसके बावजूद कि पूरी दुनिया में मंदी छाई हुई है। और अगर ये आंकड़े आप देखें तो विदेश में, खास करके यूरोप और अमेरिका में, ग्रोथ बहुत स्लो है। उन देशों में हम लोगों ने अपने एक्सपोर्ट्स मेंटेन करने हैं और एक्सपोर्ट्स को अगर हो सके तो डाइवर्सिफाई भी करना है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, उन चीज़ों में हम थोड़ा जोर दे सकते हैं। जो प्राइवेट कंजम्पशन एरिया है उसमें तो आप देख ही रहे हैं कि IMF ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है, प्राइवेट कंजम्पशन तब अच्छी रफ्तार पे चलती है जब लोगों का उस पर पूरा विश्वास बना होता है, नीतियों पे। तो वो साफ दिख रहा है कि नीतियाँ मजबूत हैं, लोगों का विश्वास है।
एक सबसे बड़ी बात है जिसका इशारा खार साहब ने भी किया है, वो आप रिपोर्ट में अगर पढ़ेंगे तो उन्होंने दुनिया का समीक्षा करके कहा कि सोशल अनरेस्ट का डर है, और दूसरा ऑयल प्राइसेस का जो सेकंड राउंड इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन पे, उसका भी डर है। वो विदेशों में 30% से 40% तेल के भाव बढ़े हैं, हमारे यहाँ 10% से 15% बढ़े हैं। तो हम लोगों ने उस चीज़ को कंट्रोल में रखा है, सरकार ने अपनी नीतियों से उन चीज़ों को कंट्रोल में रखा है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी हुई है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बैंकिंग सेक्टर एकदम रोबस्ट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम है, फिस्कल पॉलिसी अपनी ट्रेजेक्ट्री ले रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल के अंदर है। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे ग्रोथ प्रोजेक्शंस हल्की सी कमी इस बार की है, वो मैं बता रहा हूँ ग्लोबल अनसर्टेनिटी और हमारी एक्सपोर्ट मार्केट्स के कारण, उससे ज़्यादा उसको कंपनसेट कर दिया अगले वर्ष। पर मेरा जो अपना अनुमान है, ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं IMF के, और मुझे लग रहा है हम इससे कहीं ज़्यादा करेंगे। उसका मूल कारण ये है, पिछले तिमाही की परफॉर्मेंस जो डेटा हमारे पास आया है, सब एक्सपेक्टेशन से 1% ज़्यादा हमने परफॉर्म किया है। दूसरा, कंट्री की यंग डेमोग्राफिक है, कंट्री में एकदम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और नीतियों पे पूरा विश्वास है। सरकार भी कोशिश कर रही है कि अपनी तरफ से जिन जिन एरियाज में ज़रूरत है, खास करके इंडस्ट्री, MSMEs को सपोर्ट किया जाए। तो वो क्योंकि सपोर्ट पूरी आ रही है, ग्रोथ इम्पल्सेस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, ये जो सपोर्ट करना, एक छोटा सा सवाल राकेश जी आपसे भी पूछना चाहेंगे, आम आदमी के लिए इन आंकड़ों के क्या मायने हैं? देखिए, आम आदमी इन सब आंकड़ों से उतना ज़्यादा ना तो बहुत हर्ष और उल्लास की तरफ जाता, ना भयभीत होता है, क्योंकि 0.4 इकोनॉमिस्ट का प्री ऑक्यूपेशन है। लेकिन आम आदमी के लिए इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें देखिए, जो भारत में कई वर्षों से इन्फ्लेशन बाय एंड लार्ज टेम है, उसको कंटेन किया गया है, वो आम आदमी को समझ आता है। उसमें भी फूड एंड फ्रूट्स की जो है, कमोडिटीज़ की इन्फ्लेशन है, उसको अगर ठीक से और कंट्रोल किया जाए तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि मॉनसून आने वाला है, सप्लाई चेन ऑलरेडी इम्पैक्टेड है, वो एक प्रायोरिटी एरिया है। कहने का मतलब ये है कि फिलहाल के लिए सकारात्मक आंकड़े जरूर हैं, और अगर 2027 का अनुमान है वो भी बढ़ा हुआ बताया गया है, और इसे बनाए रखने के लिए जो कंटिन्यूटी है सरकार के कदमों की, वो बनी रहनी बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका। डॉक्टर चरण सिंह, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।